जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी मेरे चांद, आज हमारा लेक्चर है बच्चों F7 का लेक्चर नंबर 5। ऐसे ही है जी। अच्छा सर। प्यारे भाई, आज हमारा जो टारगेट है ना बच्चों, आज हमारे दो टारगेट्स हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम मेरी कोशिश है हम रिवैल्यूएशन पे बात करें। किस पे बात करें बच्चों? जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो क्या है बच्चों, जो IS16 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो क्या है जी। फिर रिवैल्यूएशन, फिर उसके बाद ना थोड़ी सी, अगर टाइम बचा, आज जुमा भी है, अगर टाइम मेरे 1:15 तक छोड़ देना है, अगर टाइम बचा मेरे चांद, तो फिर प्यारे दोस्तों हमने थोड़ा सा सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर में बात करनी है। ठीक है। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर में बच्चों आपने सुना, अगर रिप्लेसमेंट होती है, रिप्लेसमेंट पार्ट रिप्लेस हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं बच्चों, सही है, इंस्पेक्शन, इस तरह की बातें थोड़ी देखेंगे जी। भाई मॉडल्स जो है ना मेरे चांद, जो मॉडल प्यारे भाई, IS16 में दो मॉडल्स हैं। कितने हैं चांद? एक है कॉस्ट मॉडल, एक क्या है बच्चों, और एक क्या है प्यारे दोस्तों, रिवैल्यूएशन मॉडल। और एक क्या है प्यारे दोस्तों, बोलो। दो मॉडल्स हैं, एक कॉस्ट मॉडल और दूसरा बच्चों रिवैल्यूएशन मॉडल। बच्चों जो कॉस्ट मॉडल है ना, इसमें मार्केट की फ्लक्चुएशंस इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड। एसेट बच्चों परचेज किया हमने, कल हमने जो प्रैक्टिस की थी ना, वो कॉस्ट मॉडल था, उसमें एक रिवैल्यूएशन वाला क्वेश्चन आया था। मैंने कहा था यार ये अभी हम नहीं कर सकते जी। प्यारे भाई, मार्केट की फ्लक्चुएशंस इसमें बोलो शाबाश शामिल, बोलो, नहीं होती। एक एसेट लिया आपने, उसे बाद डेप्रीशिएट करना है। क्या करना है मेरे चांद? डेप्रीशिएट करना है जी। प्राइसेस मार्केट में ऊपर जा रही हैं चीजों की, नीचे आ रही हैं, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है बच्चों, हम बस हिस्टोरिकल अमाउंट पे अपने एसेट को हमने रखा हुआ है, जितने पर लिया उसमें से डेप्रीसिएशन माइनस करते जा रहे हैं, हिस्टोरिक बेसिस पे चल रहे हैं। किस बेसिस पे चल रहे हैं बच्चों? इधर। ठीक है चांद। आगे रिवैल्यूएशन मॉडल क्या कहता है? कहता है मार्केट की फ्लक्चुएशंस को इनकॉर्पोरेट करो। कहता है जी एसेट की प्राइस मार्केट में ऊपर जा रही है, तो बच्चों आप इसमें क्या करो, गेन रिकॉर्ड करो। क्या करो? उस गेन को कहते हैं, आपने पढ़ा जी, रिवैल्यूएशन सरप्लस। क्या कहते हैं? याद है जी, रिवैल्यूएशन सरप्लस। और बच्चों अगर मार्केट में एसेट फॉर एग्जांपल हमारी बुक्स में आ रहा 500 का, कितने का, और चांद मार्केट में इसकी जो रिवैल्यूड अमाउंट कहते हैं, इसे रिवैल्यूड अमाउंट, चले मार्केट मार्केट वैल्यू कह लें भाई, वो है 400। कितनी चांद? तो भाई कितने से एसेट कम हो रहा, बोल रहे कितने से एसेट कम हो रहा? 100 से। कितने से? 500 बुक वैल्यू है ना, बुक्स में 500 का पड़ा, लेकिन इसकी रीवैल्यूड अमाउंट, इस स्टैंडर्ड में रीवैल्यूड अमाउंट का लफ्ज इस्तेमाल होता है मार्केट वैल्यू के लिए। रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है बच्चों? 400। कितने का नुकसान है बच्चों? 100। ये है रीवैल्यूएशन की वजह से जो लॉस आया, इसे कहते हैं रीवैल्यूएशन लॉस। क्या कहते हैं बच्चों? ठीक है चांद। अच्छा जी, अब कहता है इसमें मार्केट फ्लक्चुएशन शामिल होती हैं। ठीक है। अब दो मॉडल है, हमने कौन से वाला मॉडल अडॉप्ट करना? इनिशियली तो एसेट हमेशा किस अमाउंट से रिकॉर्ड होगा? कॉस्ट से। इनिशियली एसेट हमेशा किस अमाउंट से रिकॉर्ड होगा? कॉस्ट से। किससे? शुरू में अगर एसेट की मार्केट वैल्यू भी हमारे सामने है और जितने का हमने पढ़ा यानी कॉस्ट, वो भी हमारे सामने है, तो हमने किस अमाउंट से रिकॉर्ड करना है? कॉस्ट से। हो सकता है बच्चों एक चीज की मार्केट वैल्यू 100 हो, लेकिन हमें वो 80 की मिली हो, हमें पड़ा 80 का, हमने तो 80 से रिकॉर्ड करना ना, जो कि उसकी कॉस्ट है, जितने का हमें पड़ा। प्यारे भाई, लेकिन सब्सिक्वेंटली क्या प्यारे दोस्तों, बाद में जब एक दफा वंस रिकॉर्डिंग कर ली, उसके बाद बच्चों जब अकाउंटिंग पीरियड आएगा बच्चों, जब अकाउंटिंग पीरियड एंड होगा, अब बच्चों इट इज द एंटिटीज चॉइस। क्या बच्चों? इट्स द एंटिटीज चॉइस वेदर टू अप्लाई या अडॉप्ट रिवैल्यूएशन मॉडल और बोलो कॉस्ट मॉडल। और क्या बोलो? कॉस्ट मॉडल। ये एंटिटी की चॉइस है। क्या है मेरे चांद? ये एंटिटी की अपनी जाती चॉइस है। इट्स द एंटिटीज डिसीजन चॉइस वेदर टू अडॉप्ट कॉस्ट मॉडल, और ये चॉइस है। कहता सब्सिक्वेंटली आपकी अपनी मर्जी है। आगे कहता बट द सिलेक्टेड मॉडल शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली। अगर आपने एक दफा डिसाइड कर लिया कि अब हमने रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट करना, तो कहता है अब मेरे प्यारे दोस्तों, ये अब एंटिटी ने एक पॉलिसी बनानी है। क्या करना है? पॉलिसी बनानी है। क्या बनानी है बच्चे बोलो? एंटिटी की पॉलिसी है कि जी कब कब रिवैल्यूएशन करवानी। स्टैंडर्ड कहता है हर साल रिवैल्यूएशन करना, बोलो, जरूरी नहीं है। ये जरा ध्यान से सुने, अभी तरह सुन लें फिर लिख लीजिएगा। स्टैंडर्ड कहता है हर साल रिवैल्यूएशन करना जरूरी नहीं है। रिवैल्यूएशन एक कम्प्लेक्स प्रोसीजर है बच्चों। आपने अपनी लैंड की मार्केट वैल्यू, प्लांट की, मशीन की, बच्चों ये एक वैल्यूअर को एंगेज करेंगे। किसे एंगेज करेंगे?
इंडिपेंडेंट वैल्यूअर होगा। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों, जिसका कंपनी के साथ नॉर्मली कोई ताल्लुक ना हो। इंडिपेंडेंट इसलिए करेंगे ताकि बच्चों बाइसनेस ना हो, ताकि कहीं ऐसा ना हो बिला वजह गेन रिकॉर्ड करवा दे और बच्चों वो एसेट ओवर स्टेट ना हो जाए। बच्चों इंडिपेंडेंट बंदा वैल्यू लगाएगा इसकी, क्या लगाएगा बच्चों, अच्छा। और ये काम ना, ये कॉस्ट इस पे अच्छी खासी इंकर्ड होती है। मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बच्चों हम रिवोल्यूशन करते हैं प्रैक्टिकली जी, अच्छी खासी क्या होती है बच्चों बोलो, कॉस्ट इंकर्ड होती है, कम्प्लेक्स प्रोसीजर है, अकाउंटिंग मुश्किल है। तो बिला वजह स्टैंडर्ड ये नहीं चाहता कि आप मुश्किल अकाउंटिंग की तरफ जाएं और कॉस्ट हर आपकी कॉस्ट इतनी ज्यादा लग रही हो। हर साल रिवोल्यूशन करवाना जरूरी बोलो नहीं है। तो फिर कब कब, स्टैंडर्ड ने इधर कहा अगर तो कोई एसेट ऐसा है जो कि वोलाटाइल नेचर का है, जो क्या है बोलो, वोलाटाइल नेचर का। अब मैं आपको समझाने लगा हूं फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन। क्या समझाने लगा हूं बच्चों, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन का मतलब क्या है, मतलब कब 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 रिवोल्यूशन करवानी है जी। अगर तो एसेट है मेरे चांद वोलाटाइल नेचर का, किस नेचर का, वोलाटाइल नेचर। वोलाटाइल का मतलब है बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है इसमें, क्या है बच्चों, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है। वोलाटाइल प्राइसेस बहुत ज्यादा चेंज हो रही हैं जी, बहुत ज्यादा प्राइसेस में क्या है, चेंज इन प्राइसेस जी बच्चों, ठीक है बच्चों। बच्चों फिर स्टैंडर्ड कहता है ईयरली बेसिस पे रिवैल्यूएशन करो, क्या करो, रिवैल्यूएशन ऑन ईयरली बेसिस, रिवैल्यूएशन ऑन रिवैल्यूएशन ऑन बोले, डन है सर। फिर हर साल करवाएं। और अगर वोलाटाइल नेचर का नहीं है, नॉट वोलाटाइल नेचर, क्या बच्चों, अगर वोलाटाइल नेचर का नहीं है, फिर एंटिटी की अपनी पॉलिसी है, रिवैल्यूएशन आफ्टर 3 और 5 ईयर्स। कितने सालों बाद बच्चों, 3 साल के बाद, या कितने सालों के बाद बोलो, 5 साल। ये एंटिटी की अपनी पॉलिसी है। मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं बच्चों, बहुत सारे हमने क्लाइंट्स की इस तरह रिवैल्यूएशन की। बच्चों नॉर्मली कुछ एंटिटीज 3 साल के बाद रिवैल्यूएशन करवाती हैं, लेकिन अपनी पॉलिसी बताएंगे, डिस्क्लोज करेंगे। डिस्क्लोज करने का मतलब क्या होता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो बनती हैं, इसमें कुछ बातें, अहम बातें ना अंग्रेजी में लिखनी होती हैं, ताकि यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन है बच्चों, बोले इन्वेस्टर्स, लेंडर जिन्होंने उधार में पैसे दिए, सप्लायर प्यारे दोस्तों जिसने चीजें उधार पे दी, बच्चों इन्वेस्टर जिसने पैसा लगाया, गवर्नमेंट प्यारे दोस्तों, सही है बच्चों। इनको ये इंफॉर्मेशन देना जरूरी है बच्चों, सही है। अच्छा बच्चों, भाई अगर तो वोलाटाइल नेचर है फिर हर साल करवा लें। नॉर्मली एसेट की नेचर वोलाटाइल, नॉन करंट एसेट की नेचर वोलाटाइल नहीं होती, नॉर्मली नहीं होती, एक्सेप्शन है बच्चों ये, डन। एक्सेप्शन क्या, एक प्लांट है इंपोर्ट किया बच्चों, सही है बच्चों, यूके से इंपोर्ट कर लिया, यूएसए से इंपोर्ट कर लिया, इस तरह का प्लांट प्यारे दोस्तों जिस कंट्री में हम हैं, पाकिस्तान में, किसी और कंट्री में है ही नहीं ऐसा प्लांट। अब ये वोलाटाइल नेचर क्या होगा, इसके प्राइजेस हमें नहीं, बहुत ज्यादा चेंज हो रही हैं बच्चों, सही है, बहुत ज्यादा अजीब सी नेचर का प्लांट है बच्चों ये, सही है बच्चों जी। तो प्यारे दोस्तों अब इस तरह का प्लांट जो है ना, ये बड़ा शाज़ो नादर सा होता है बच्चों, वोलाटाइल नेचर का है, प्राइजेस बहुत ज्यादा इंक्रीज डिक्रीज हो रही हैं, ईयरली बेसिस पे कर लो। अदरवाइज बच्चों, ओके सर, ये बात क्लियर होगी। 2 मॉडल हैं बच्चों IAS 16 में, कॉस्ट मॉडल और बच्चों बोलो, इसको अच्छी तरह समझ लें। अभी हमने इंशाल्लाह एक आधे दिन में IAS 40 स्टार्ट करना है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मेरे चांद, उसमें भी 2 मॉडल हैं, एक कॉस्ट है, एक रिवैल्यूएशन, नहीं उससे उधर कहते हैं फेयर वैल्यू मॉडल, क्या कहते हैं, बहुत आसान सा स्टैंडर्ड है जी। तो ध्यान से जरा बच्चों, अगर तो वोलाटाइल नेचर है तो बच्चों क्या करो बोलो, ईयरली बेसिस पे। और अगर वोलाटाइल नेचर नहीं है तो बोलो, तो फिर बच्चों 3 या 5, जो भी एंटिटी की अपनी पॉलिसी है, डन जी। अब बच्चों इधर देखें, अगली बात, ये जरा रिपीट हो गया है, इसको मैं जरा रेस कर देता हूं जी। जी बच्चों ठीक है, लेकिन एक दफा
जो आपने आपने प्यारे दोस्तों मॉडल सेलेक्ट कर लिया मेजरमेंट का, कॉस्ट या रिवैल्यूएशन, उससे क्या करना है कंसिस्टेंटली। ये नहीं कि एक साल कॉस्ट अगले साल रिवैल्यूएशन फिर अगले साल कॉस्ट, टिटो पार्टीज नहीं करनी बच्चों। जो सिलेक्ट कर लिया बच्चों क्या करना है बोलो शाबाश, कंसिस्टेंटली बोलो अप्लाई करना है। डन है चांद। अगले क्वेश्चन बच्चों इधर और आता है बच्चों, एक कॉन्सेप्ट है क्लास ऑफ एसिड का। किसका बच्चों नाम सुना बच्चों, क्लास ऑफ एसिड। क्लास ऑफ एसिड का सुना नाम बच्चों, क्लास ऑफ एसिड। जी क्या होती है क्लास ऑफ एसिड? क्लास ऑफ एसिड क्या होती है बच्चों? जी प्यारे दोस्तों, जिस तरह लैंड है, लैंड एक अलग क्लास है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग में अलग क्लासेस हैं, कमर्शियल बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है बच्चों, अलग क्लास है बच्चों। व्हीकल ये एक अलग क्लास है, लैंड अलग क्लास, बिल्डिंग अलग क्लास बच्चों। सही है, ये हर एक अलग अलग क्लास है। F7 का पेपर अलग है, F9 का पेपर अलग, F6 का पेपर अलग, ठीक है, अलग अलग क्लास बच्चों। क्या था जी, अप्लाई रिवैल्यूएशन मॉडल, अप्लाई revaluation model on all assets of the same class। ठीक है बच्चों, आपने अगर रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट करना है तो फॉर एग्जांपल अगर एक क्लास में 10 एसेट्स हैं, कितने हैं मतलब 10 बिल्डिंग्स हैं, 10 कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, तो 10 की 10 पे क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन मॉडल। ये नहीं कि कमर्शियल बिल्डिंग्स 10 हैं तो आप 9 पे करने, 1 पे कॉस्ट मॉडल, कहता ये नहीं हरकत करनी। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? अप्लाई रिवैल्यूएशन मॉडल ऑन ऑल एसेट्स ऑफ द सेम क्लास। ठीक है जी। अगली बात, बट फर्दर different models may be different models might be applied on different class of बोलें assets। क्या मैं समझा पा रहा हूं भाई? सर क्या मैं समझा पा रहा हूं? कहता जी सेम क्लास पर सेम मॉडल लगेगा, कॉस्ट है तो कॉस्ट, रिवैल्यूएशन है तो रिवैल्यूएशन। लेकिन कहता जी देयर इज द ऐसा हो सकता है कि जी डिफरेंट क्लासेस, एक क्लास तो होगी कौन सी बोलो, एक क्लास तो होगी बच्चों बिल्डिंग, फॉर एग्जांपल एक कमर्शियल बिल्डिंग, एक रेजिडेंशियल। कहता जी आप और प्यारे दोस्तों एक होगी व्हीकल, ये हर एक अलग अलग क्लास है, लैंड अलग क्लास है। कहता अब ये 3-4 क्लासेस आ गई आपके पास। कहता जी सेम क्लास पर तो सेम मॉडल अप्लाई होगा, सब पे सेम होगा, लेकिन डिफरेंट क्लासेस पे ऐसा पॉसिबल है कि प्लांट एंड मशीनरी पे प्यारे दोस्तों अप्लाई कर रहे हैं, बोलो शाबाश, रिवैल्यूएशन मॉडल। बच्चों बिल्डिंग पे, लैंड पे अप्लाई कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन मॉडल। फर्नीचर पे, एसी पे, इक्विपमेंट्स पे, गाड़ियों पे अप्लाई कर रहे हैं, कॉस्ट मॉडल। इजाजत है बच्चों, ठीक है, ये बात समझ आ गई। फर्दर डिफरेंट मॉडल्स माइट बी अप्लाइड ऑन डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट। समझ आ गई बच्चों? सेम क्लास पर सेम मॉडल, डिफरेंट क्लासेस पे सेम मॉडल भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। डन। चलें एक आंसर का बच्चों, एक सवाल का जवाब दें। एंटिटी ए है, क्या है बच्चों जी, वो अपने सारे एसेट्स पर रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करते हैं। क्या ठीक है ये? सारे, हर क्लास पे, सही है ये? नहीं, वो एंटिटी ये है, उनके पास ना 8-10 किस्म के क्लास ऑफ एसेट्स हैं, सब पे रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है ये कि नहीं? सही है, इजाजत है, इजाजत है, करने दें। अच्छा एक एंटिटी है, वो प्यारे दोस्तों लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी पे रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट करती और बाकी सब पर कॉस्ट। इजाजत है? हाँ, सेम भी कर सकते हैं, लैदा भी कर सकते हैं। हाँ, मसला कहाँ है? सेम क्लास मतलब लैंड है, लैंड तो सारी लैंड पे क्या करना पड़ेगा, एक ही मॉडल। अगर रिवैल्यूएशन है तो सब पर क्या करना पड़ेगा। आई समझ चांद? बच्चों समझ आ गई? इसमें कोई एम्बिग्विटी तो नहीं है? ठीक है जी। आगे बच्चों जी, ओके सर, ये तो होगी थ्योरेटिकल बातें, ये लिख लें बेशक, ये तो होगी थ्योरेटिकल बातें बच्चों, थ्योरेटिकल जो मैंने आपको बातें बताई।
ठीक है चांद, नोट कर लिया जी, करें जल्दी। फरियाद भाई चार्जर भी चाहिए था। जी बच्चों, ठीक है जी। बच्चों अब जरा सुनिएगा गौर से बात। अच्छा, अभी ना एक छोटी सी बात मैंने आपको समझानी है बच्चों। ये जो गेन आना है प्रॉपर्टी पे, क्या आना है प्यारे दोस्तों, लैंड या बिल्डिंग पे, उसे कहते हैं रिवैल्यूएशन सरप्लस। क्या कहते हैं बच्चों, ये जो गेन आएगा ना, हमारा प्रॉपर्टी की वैल्यू इस टाइम बुक का वैल्यू थोड़ा थोड़ा करके डेप्रिशिएट भी होती है, वो है 400 फॉर एग्जांपल 500, और मार्केट वैल्यू रीवैल्यूड अमाउंट है जी 700। 200 का जो गेन आया, ये गेन है रियलाइज के अनरियलाइज, ये अनरियलाइज गेन है। चूंकि असल गेन तो वो होता है ना जो हकीकतन हो गया बच्चों, एक होता है ख्याली पलाव, ये अभी फिलहाल ख्याली पलाव है। जब मार्केट में एसेट बेच देंगे तो वो जो गेन आएगा ना, फॉर एग्जांपल बच्चों चीज 500 की है, जिस तरह अभी डिस्पोजल पड़ा और वो 700 की सेल होगी, तो 200 का जो गेन आया ये था रियलाइज गेन। ये क्या था, तो स्टैंडर्ड ये कहता है, स्टैंडर्ड ये कहता है प्यारे दोस्तों, आपने अनरियलाइज गेन को प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड नहीं करना। हाँ, लॉस को रिकॉर्ड करना है, लॉस को लिखें लिखें, unrealized gain should not be recorded in profit and loss. Unrealized gain should not be recorded in profit and loss. Unrealized gain should not be recorded in profit and loss. Unrealized gain should not be recorded in profit and loss. While unrealized loss, while unrealized loss should be treated same as a realized loss. While unrealized loss should be treated, बोले while unrealized loss should be treated, बोले should be treated same as a realized loss. ओके सर। अच्छा, अब ये इसकी ना साइंस समझे, जरा साइंस समझे। अब ये बात तो मैंने लिखवाई, इसके पीछे लॉजिक क्या है ये समझें। अनरियलाइज गेन, रियलाइज होता है जो आपने चीज बेच के कमाया, एक है कि अभी चीज पड़ी है और उस पर गेन आ रहा है, बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, स्टैंडर्ड कहता है रिकॉर्ड कर लें, लेकिन इसे प्रॉफिट एंड लॉस में लेके ना जाएं। इसके लिए लफ्ज होता है बच्चों अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, OCI। क्या OCI, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट के नीचे एक छोटा सा कॉलम ऐड करते हैं आप, एक लाइन ऐड करते हैं बच्चों, और मेरे प्यारे भाई क्या होता है, बोलो शाबाश,
अदर कंप्रीहेंसिव उसे कहते हैं। प्रॉफिट में मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा भी देता हूँ, मैंने क्वेश्चन करवाए हुए क्लास में प्यारे दोस्तों। F7 में नहीं ये, हाँ जी ये नहीं F7 में नहीं, ये आपका क्या उसका नाम है बच्चों उधर CA में ना, ये भी मैंने क्वेश्चन करवाया सुबह सुबह ही, मैं अभी दिखा देता हूँ आप। अच्छा आप जरा मेरी बात सुनना, इधर सुनना जी, इधर सुनना बच्चों। प्यारे भाई ये जो साइंस है ना, इसके पीछे जो हिकमत है, जो लॉजिक है, आपने पैसा इन्वेस्ट किया है किसी भी कंपनी में, लिस्टेड कंपनी कहते हैं जिसके शेयर्स मार्केट में ट्रेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। प्यारे दोस्तों आपने पैसा मेरे चांद क्या कर दिया, बोले शाबाश, इन्वेस्ट कर दिया। क्या कर दिया चांद, इन्वेस्ट कर दिया। प्यारे दोस्तों एक गेन है जो कि अभी अनरियलाइज है, जो मेरे चांद क्या है, बोलो शाबाश, अनरियलाइज गेन है। बच्चों वो गेन तो आ गया, आपने बुक्स में प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड वैसे नहीं करना, लेकिन मैं असम्पशन ले रहा हूं, आप रिकॉर्ड कर दिया आपने, रिकॉर्ड आपने प्रॉफिट एंड लॉस में कर दिया। कल को देर इज द पॉसिबिलिटी वो एक्चुअली गेन, वो लगा लेंगे इधर, कल को हो सकता है प्यारे दोस्तों कि वो गेन एक्चुअली जब एसेट बेचा तो ना हुआ हो, तो इन्वेस्टर तो सर फोड़ देगा, ऐसे ही है ना। तो प्यारे दोस्तों ये क्या हो जाएगा, बोलो शाबाश। तो इन्वेस्टर को क्या चाहिए बच्चों, इन्वेस्टर को ये चाहिए जो तो खतरनाक बातें हैं क्या हैं, उन्हें फौरन बता दिया जाए, और जो खुशी की बातें हैं, खुशी की बातें तब ही बच्चों उसको बताई जाएं प्यारे दोस्तों जब एक्चुअली खुशी, बोलो शाबाश, हो। क्या मैं समझा पाया हूं बच्चों। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपने खुशी तब रिकॉर्ड करनी है, बोलो जब एक्चुअली हो जाए, जब वो गेन रियलाइज हो जाए, जब एसेट को बेच के आए। क्या मैं समझा पा रहा हूँ बच्चों। जैसे हमने डिस्पोजल पढ़ा था, उसमें जो गेन आता था तो प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करते हैं, गेन ऑन डिस्पोजल। क्या मैं समझा पा रहा हूँ चांद भाई, ठीक हो गया। और अगर लॉस आया तो आप इन्वेस्टर हैं, आप क्या चाहते हैं, कल को होने वाला लॉस आपको इमीडिएटली पता चलना चाहिए कि नहीं पता चलना चाहिए, ताकि आप अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकें कि भाई मैंने इस कंपनी में अपने शेयर्स रखने हैं या नहीं रखने, होल्ड करने हैं या नहीं, या मैंने मजीद इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में करनी है या नहीं करनी। मेरी बात समझ रहे। तो खतरे वाली बातें आप चाहते हैं कि जज़ाकल्लाह आपको पता होनी चाहिए, और जो खुशी वाली बातें हैं बच्चों वो तब बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस में आनी चाहिए जब एक्चुअली खुशी आ जाए। क्या मेरी बात समझ गए बच्चों। एक कॉन्सेप्ट है जी प्रूडेंस, एंटीसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली। लॉसेस जो है ना प्यारे दोस्तों, जो अभी हुए नहीं कल को होने हैं, उन्हें क्या कर लो बच्चों, फौरन रिकॉर्ड कर लो। क्या मैं समझा पाया बच्चों। जी सर। लो बच्चों ये मैंने आपको इसकी लॉजिक दी कि जो रियलाइज गेन्स हैं अनरियलाइज गेन है उनको आपने फौरन प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड नहीं करना, उसी में लेके जाना। और जो लॉस है बच्चों जी वो भी आज हुआ तो नहीं, ख्याली है, लेकिन उसको आपने रिकॉर्ड कर लेना है। डन। ले सर ये आपने लिख लिया ना। अच्छा सर अब एक क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया ये। अब ये देखें कहता एंड एंटिटी ऑन्स फॉलोइंग एसेट, है ना क्वेश्चन आपके सामने। ये इधर आगे करके जरा देखें जरा, रिवैल्यूएशन मैंने पहले रिवैल्यूएशन स्टार्ट करवा दी है जी, ऑनलाइन के पोर्टल पे अटैच हो जाएगा इंशाल्लाह। एन एंटिटी ऑन्स फॉलोइंग एसेट, कितने का एसेट है बच्चों, 500 का। कब लिया बच्चों, 1 Jan 2018। लाइफ कितनी है मेरे प्यारे भाई, 10 ईयर्स। और रिवैल्यूएशन कब हो रही है, 1 Jan 2019, एक ही साल के बाद। और एसेट कितने पे चला गया जी। आपने बस ये काम नहीं करना, आपने जस्ट एंट्रीज करनी है। क्या करनी है, जनरल एंट्रीज। इधर देखें बच्चों प्लीज, इधर देखिएगा। डेट, जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट क्या होता है, डेट, सोल्यूशन, डेट डिस्क्रिप्शन, आगे डेबिट और क्रेडिट। अच्छा इसके लिए हम छोटी सी वर्किंग कर लें, वो जो डेट डिस्क्रिप्शन वाली दूसरी वर्किंग करते थे, वर्किंग 1 कर लें बच्चों। वर्किंग नंबर 1, डेट बताइएगा, जिस तरह वो चेंज इन एस्टीमेट में की थी चांद। डेट डिस्क्रिप्शन, आगे एसेट का नाम क्या है जी, प्लांट कर लें, क्या ख्याल है। आगे बच्चों रिवैल्यूएशन सरप्लस, और इधर एक और कॉलम ऐड करना है आपने, ठीक है। अगर तो है कॉस्ट मॉडल, फिर इन 2 कॉलम्स की जरूरत नहीं है, ये रिवैल्यूएशन लॉस के लिए है, ये सरप्लस के लिए है। आप प्लीज देखिएगा, एसेट आया 1 Jan जी बोलिएगा 18 पे, कितने का, कॉस्ट कितनी है 500, कितनी है प्यारे दोस्तों 500। नहीं समझे बच्चों, 500 डन। एंट्री बताइएगा जी बच्चों, बताइएगा। प्लांट डेबिट, क्या प्यारे दोस्तों, कितने से, डॉलर्स में कर रहे हैं, ठीक है।
प्लान डेबिट, और बच्चों कैश, सर यही एंट्री होगी ना, यही एंट्री होगी ना चांद, ठीक है ठीक है। अगली एंट्री क्या करनी है जरा बताएं, साल के एंड पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और बच्चों अक्यूमुलेटेड, नहीं समझे, ओके सर, जी सर। अब इसकी वर्किंग कर लेते हैं, वैसे तो आसान है, 500 डिवाइड बाई कितना बच्चों 1050 आना है, लेकिन मैं जरा वर्किंग से चलता हूँ ना जरा, ये तो सिंपल है, जरा मुश्किल क्वेश्चन भी इस वर्किंग से आसानी से हो जाएंगे। 31 दिसंबर 18 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, जी 500 रेसिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में नहीं है, डिवाइडेड बाय 10, एक ही साल है ना बच्चों, क्योंकि फर्स्ट जैन पे जाके, अच्छा जिस दिन एस्टीमेट का चेंज था हमने उस दिन क्या निकाल ली थी, बुक वैल्यू, जिस दिन रिवैल्यूड अमाउंट है उस दिन क्या निकालनी है आपने, जिस दिन रिवैल्यूड अमाउंट गिवन है उस दिन की बुक वैल्यू चाहिए, जिस तरह एस्टीमेट में करते थे, लाइक विद लाइक कंपैरिजन है ना, बुक वैल्यू किस दिन की चाहिए, जिस दिन रिवैल्यूएशन है, जिस दिन एस्टीमेट का चेंज है उस दिन की बुक वैल्यू, सही है ना जी। कितना आया चांद, ये आ गया जी 450। 31 दिसंबर 18 पे बुक वैल्यू कितनी बच्चों प्लीज बताइएगा, ठीक है, लेकिन डेप्रिसिएशन कितनी आई, ये मैं बच्चों को कहता होता हूं, जो मैं येलो हाईलाइट कर रहा हूं ना, ये है प्रॉफिट एंड लॉस, क्या है, ये वो अमाउंट है जो प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस के तौर पे जानी है, और ये अमाउंट है मेरे चांद, ये जो मैं ग्रीन हाईलाइट कर रहा हूँ, ग्रीन आपको समझाने के लिए ना मैं ये ग्रीन हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज द अमाउंट जिसने जाना है कहाँ, SOFP में, बैलेंस शीट के अंदर SOFP नॉन करंट एसेट्स में, डन है बच्चों जी, ये अमाउंट वो है जिसने जाना कहाँ है, बोले नॉन करंट एसेट्स में, डन मेरे चांद, डन बच्चों, ठीक है। लो जी इधर आए, डेप्रीसिएशन कितनी वर्किंग 1 से आई बच्चों, नहीं भी करनी वर्किंग तो जरूरी नहीं है, मैं तो किसी मकसद के तहत करवा रहा हूं, ओके सर, ओके सर, ले जी इधर तक कोई मसला, फिर इधर देखें, फिर मुझे बताएं जरा, क्वेश्चन आपके सामने है, बताएं रीवैल्यूएशन किस दिन है, 1 जैन, तो ये कह सकता हूं ना, ये क्लोजिंग, ये ओपनिंग कह सकता हूं ना जी, बुक वैल्यू का कंपैरिजन करना है किससे, रीवैल्यूड अमाउंट के साथ, मार्केट वैल्यू सॉरी जी, बताएं जी कितनी है रीवैल्यूड अमाउंट, कंपैरिजन के लिए एक लाइन छोड़ के करेंगे ना, फिर इधर डिफरेंस ले लेंगे इस लाइन में, एक लाइन छोड़ के, जी बताइएगा रीवैल्यूड अमाउंट कितनी, जी मोहतरम कितना आ गया इधर, जी बच्चों ये क्या है जी, रीवैल्यूएशन, ये रियलाइज गेन है या अनरियलाइज, इसको मैं OCI लिखूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखूंगा, वो OCI का शायद आपने कभी नाम सुना हो, इसमें ना अनरियलाइज गेन आते हैं, पहले आप पूरा प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के बाद अनरियलाइज गेन उस प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं अभी, फिर इस कॉलम में भी आपने ऐड करना है, डन, इस कॉलम में भी आपने ऐड करना है, इस कॉलम में भी आपने ऐड करना है, डन बच्चों, ठीक है चांद, ठीक है, रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिवैल्यूएशन REV डॉट जी, रिवैल्यूएशन, प्लान बढ़ गया और सरप्लस भी बढ़ गया, ये सरप्लस वाला कॉलम भी बढ़ गया ना, पहले इसका बैलेंस 0 था 450 हो गया, डन है सर जी, ले सर, ओके। अच्छा अब रिवैल्यूएशन में ना, रिवैल्यूएशन करने का एक तरीका है, दो तरीके हैं, जिसमें से एक है नेट रिप्लेसमेंट मेथड, क्या सुना हुआ नाम, नेट रिप्लेसमेंट मेथड ये कहता जी जिस दिन रिवैल्यूएशन है, जिस दिन क्या है, एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे आपने 2 स्टेप्स करने हैं, कितने, 2 स्टेप्स करने का मतलब है कि 2 काम करने हैं, क्या, पहला काम करना है आपने एलिमिनेशन ऑफ, याद है कुछ, पहला स्टेप है बच्चों, पहला स्टेप आपने करना है एलिमिनेशन ऑफ अक्यूमुलेटेड, एलिमिनेशन का मतलब है गायब करना, खत्म करना, और दूसरा इनकॉर्पोरेशन या रिकॉर्डिंग ऑफ, बोलें रिकॉर्डिंग ऑफ बोलें एलिमिनेशन ऑफ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और दूसरा रिकॉर्डिंग ऑफ रिवैल्यूएशन
सरप्लस या बोलें डन है सर, ठीक है। जितनी ये एंट्री करनी है आपने, ठीक है। चले दो काम करते हैं, शायद आपको याद हो, नहीं याद तो चलिए अब सीख लें जी। दो काम करने हैं। जिस दिन क्या है बोले शाबाश, बोलो। जिस दिन क्या है बच्चों, रिवैल्यूएशन है, उस दिन दो काम। पहला एलिमिनेशन ऑफ क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और दूसरा रिकॉर्डिंग ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस। सरप्लस या लॉस। गुड गुड हो गया ना बच्चा, गुड गुड हो गया जी। रिकॉर्डिंग ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस। जी ठीक है, ओके सर। अब एलिमिनेशन याद है कुछ क्या होता था, क्या एंट्री होती थी इसकी? एलिमिनेट करना ना, खत्म करना। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और रेलिवेंट एसेट क्रेडिट। रेलिवेंट एसेट को भी कम करें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी सेम अमाउंट से कम करें जितने से आज तक आपने क्या किया, डेप्रिसिएशन चार्ज की। डन है बच्चों? ये सर, ओके बच्चों, वो सही है चांद जी, ठीक है। अच्छा जी, अब इधर देखें, अब इधर देखें बच्चों प्यारे भाई। अब मुझे बता दें, ये लाइन, एक लाइन लगानी है आपने। क्या करना है, जहां रिवैल्यूड अमाउंट आ गई उसके नीचे एक लाइन लगा दें। लगा दी? यहां से लेके ऊपर तक बताएं इसके दरमियान कितनी डेप्रिसिएशन पड़ी है, 50 है। उसको क्या कर दें, एलिमिनेट। किस दिन बच्चों, 1 जनवरी 2019 पे क्या करते हैं बच्चों, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट कितने से बच्चों, और बच्चों एसेट प्लांट जी प्लीज बताएं 50। डन है सर? डन सर, ओके सर। मैं फिर इसकी एक इकट्ठी एंट्री भी करवाता हूँ आपको। इन दोनों स्टेप्स की एक इकट्ठी एंट्री भी होती है, मर्ज। एक तो ये काम किया, दूसरा मैं हाईलाइट करने लगा हूं बच्चों, इस कलर से किया करूंगा, इस कलर से। ये क्या है दूसरा, रिकॉर्डिंग ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस। ये देखें, आपने बस इस टेबल को सामने रखना है। ये टेबल खुद ब खुद एंट्रीज बनती जाएंगी। प्लांट की नेचर क्या है, सरप्लस की। तो प्लांट बढ़ रहा कम हो रहा तो डेबिट होगा ना, सरप्लस बढ़ रहा कम हो रहा तो क्या होगा बच्चों, ये ओके सर। एंट्री बन गई आपकी खुद ही, एंट्री खुद ब खुद बनी बच्चों, कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ी, एफर्टलेसली एंट्री बन गई बच्चों। ओके सर, नहीं सिंपल। ये फॉर्मेट पता है आपको पहले जी, सही है जी। अब इधर आए, 1 जनवरी 2019 जी, बताएं जी। प्लांट मेरे चांद क्या हो गया बोले, डेबिट कितने से सर, और बच्चों रीवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा ये गेन, प्रॉफिट से हट के कोई और चीज है जिसमें जाएगा। डन? डन, ओके सर। एनी प्रॉब्लम सर? ओके सर बच्चों, ठीक है जी। कर ले, नोट कर ले इधर तक शाबाश। हाँ, जब चेंजेस इन इक्विटी पढ़ेंगे तब देखेंगे ना। जी जाएगा, सरप्लस जाएगा। भाई ने F3 के क्वेश्चन पूछा, याद है चेंजेस इन इक्विटी? ये सरप्लस जो है ना, सरप्लस चेंजेस इन इक्विटी में जाएगा बिल्कुल, ये 450 का। ठीक है सर,
जी आ जाओ मोहतरम आ जाओ। ये तुम आते ही नहीं हो, तुम्हें क्या पता हो क्लास का क्या टाइम है? कल नहीं आए? कौन सी? जी चांद तो इधर क्या उसका नाम है, ग्रुप्स नहीं बने अभी आपके हैं? अच्छा आपका बना कोई ग्रुप? आप उसमें ऐड नहीं है? अभी जाओ ना, हो ना ऐड यार। जी बच्चों आप देखें इधर, चांद इधर देखें, एक रूल याद रखिएगा, जब भी एस्टीमेट का चेंज होगा क्या होगा बच्चों? जब भी क्या होगा? चेंज इन एस्टीमेट क्या होगा बच्चों? चेंज इन एस्टीमेट। या प्यारे दोस्तों बुक वैल्यू क्या होगी? बोले शाबाश, रिवाइज होगी। क्या होगी? तो अब आपने बच्चों इसके लिए डेप्रिसिएशन जब चार्ज करनी है तो यूज बोलें शाबाश, रिवाइज्ड बोलें, रिमेनिंग लाइफ वाइल कैलकुलेटिंग बोलें, वाइल कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे बच्चों? वाइल कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, क्या समझे बच्चों कि नहीं? रिमेनिंग लाइफ लेनी है, अब आपने क्या लेनी है बच्चों? बोलो यूज, बोले शाबा यूज। क्या यूज करें बच्चों? रिवाइज्ड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वाइल कैलकुलेटिंग ओके हो गया सर जी? बच्चा गुड गुड हो गया ना? ठीक है, एस्टीमेट में भी तो यही किया था ना जी? ठीक है जी सर। अगर रिवाइज ना दी हो लाइफ तो बस जो एक्चुअल रिमेनिंग है वही ले लेनी है फिर। ठीक है जी, आगे अब आए 31 दिसंबर 19 पे बच्चों। चलें, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है। पहले कैलकुलेट करने से पहले ना मुझे एक चीज बता दें, एक चीज बताइएगा प्लीज बच्चों। अगर रिवैल्यूएशन मॉडल ना होता, अगर मेरे चांद रिवैल्यूएशन मॉडल ना होता तो हमारी डेप्रीसिएशन कितनी होती? सेम स्ट्रेट लाइन मेथड है 50 बच्चों। रिवैल्यूएशन की वजह से बच्चों अब हमारी बोले शाबाश रिवैल्यूड अमाउंट क्या हो गई है? इंक्रीज। कितने से? 450 से इंक्रीज हो गया, अब कितने पे आ गई? 900। अब 900 की बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है। अब ऑब्वियसली जब बुक वैल्यू इंक्रीज होगी अब डेप्रिसिएशन भी क्या होगी बच्चों? इंक्रीज। जितनी इंक्रीज होगी ना मेरे प्यारे दोस्तों उसे कहते हैं इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। क्या कहते हैं बच्चों? बोलो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। उसे क्या कहते हैं बच्चों? बोलो। क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? ये बात पता है बच्चों आपको? इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन सुना हुआ नाम आपने? ना करें, ये बात नहीं पता आपको इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन? जी इधर देखें, इधर प्यारे भाई इधर देखते हैं, एक्सेस डेप्रिसिएशन जिससे आप कहते हैं। इधर देखें भाई 900 क्या बच्चों डिवाइड बाय एक साल डेप्रिशिएट कर लिया ना। इस लाइफ को इंसानों वाली लाइफ नहीं समझना आपने कि जी कि आपने इसको समझना 10 का मतलब है इतनी दफा डेप्रिशिएट करना है। वंस कर लिया ना एक दफा तो अब कितना रह गया? जो आपने इसके साथ सलूक करना है सेम इसके साथ भी करना है। क्यों करना है मैं भी बताता हूं। 450 को भी डिवाइड किससे करना है? ये इधर कितना आएगा और ये क्या आएगा? ये है आपकी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, एक्सेस डेप्रिसिएशन जो रिवैल्यूएशन की वजह से आपने की चार्ज। इसे क्या कहते हैं? बोलने एक्सेस या
सर मैं क्या समझा पाया हूं आपको? जी जी बच्चों, मैं ये कह रहा हूं आपने जो काम मेरे चांद, ये देखें ये बुक वैल्यू रिवाइज होगी ना, ये बुक वैल्यू क्या होगी, ये बोल रहे हैं रिवाइज, ये 900 पे आ गई। पहले कितनी थी 450, अब ज्यादा हो गई है ना। अब कम वाली अमाउंट पर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो कम आएगी, ज्यादा वाली पे करोगे तो ज्यादा। कितनी ज्यादा आई ये देखें, ये 450 इज द रीजन ना। जो आपने 900 डिवाइड बाई 9 किया, ये जो 450 का सरप्लस है इसको भी 9 से डिवाइड करना है। ये आपको नजर आएगा कि ये ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज हुई। वैसे तो 50 थी, कितनी चार्ज किया आपने, ये ज्यादा वाली ये पड़ी हुई है, ठीक है, एक्सेस, ठीक है। अब 1 मिनट इधर देखना, अब एंट्री आप करेंगे डेप्रिसिएशन की 31 दिसंबर 19 पे। जी बताइएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितना बच्चों बोले जी, कितना बच्चों 100, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं समझे बच्चों? डन, वर्किंग नंबर 1 डन बच्चों। जी हम थोड़े लेंथी क्वेश्चन करेंगे ताकि जो एग्जाम लेवल के क्वेश्चन है बच्चों वो आपको क्या लगे, बोलो आसान। जी अब एक और एंट्री भी करनी है आपने। सरप्लस देखें क्या हो रहा, 50 से कम हो रहा है ना, 50 से क्या हो रहा है, तो ये कम होगा तो बताएं क्या होगा, डेबिट। क्या होगा, डेबिट। अभी मैं ये करता हूं एक, इसे कहते हैं इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री। किसकी एंट्री, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन जी। 31 दिसंबर 19, रीवैल्यूएशन सरप्लस कितने से डेबिट। अब क्वेश्चन ये है क्रेडिट क्या होगा, क्वेश्चन ये है क्रेडिट क्या होगा जी। जी बच्चों, रीवैल्यूएशन सरप्लस की हेडिंग दे दें, किसकी हेडिंग दे दें, ठीक है जी। रीवैल्यूएशन सरप्लस, स्टैंडर्ड कहता है जब रीवैल्यूएशन जब सरप्लस आता है तो एसेट की बुक वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज। क्या होती है, सरप्लस की वजह से। किसकी वजह से, स्टैंडर्ड कहता है ट्रांसफर करना है इसे, आपने क्या करना है, ट्रांसफर दिस रीवैल्यूएशन सरप्लस इनटू, बोले रिटेन्ड, बोले रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती हैं। देखें आपने बिजनेस स्टार्ट किया, पहले साल क्या आ गया बच्चों, प्रॉफिट। क्या आया बच्चों, बोले डॉलर जी। ईयर 1 में बच्चों क्या आया जी, बोले प्रॉफिट। ईयर 1 में क्या आ गया बच्चों, प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट आया, $10। ईयर 2 में कितना आया जी, $25। ईयर 3 में कितना आया जी, $50। तो बच्चों पहले साल के एंड पे ये प्रॉफिट है। अब रिटेन्ड अर्निंग्स क्या हैं, इन्हें अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पहले साल के एंड पे रिटेन्ड अर्निंग कितनी है, 10। ईयर 2 में ये 25, 10 पिछले वाला, 25 इस दफा वाला, 10 प्लस 25 कितना हो गया। ईयर 3 में आए ये 35 प्लस, जी बताए, ओके सर, ये है रिटेन अर्निंग। वो अर्निंग जो आपने रिटेन की है, वैसे तो एक लफ्ज होता है डिविडेंड, अर्निंग जो होती है उसमें से डिविडेंड देते हैं। मैं दमशा ले रहा हूं नो डिविडेंड, ठीक है। जो अर्निंग है हम अपने पास सेव करते जा रहे हैं। डन, रिटेन अर्निंग समझ आया जी। वो रिटेन अर्निंग नहीं, रिटेन का मतलब है रोकना। अर्निंग्स, अर्निंग्स आपने अपने पास रिटेन करके रखी है, वो तो बजट शेड्यूल होता है बच्चों। अगले साल के एक्सपेंसेस के लिए जो आपने अपने पास हिसाब किताब लगा के रखा हो तो बजट होते हैं, बजट। रिटेन अर्निंग तो नहीं होती। जी मेरे मोहतरम, ये है प्रॉफिट। प्रॉफिट की वजह से आपका अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, मजमुई प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, और डिविडेंड आपका क्या होता है बच्चों, माइनस होता जाता है। जो अमाउंट आपके पास पड़ी से कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। सही है, रिटेन्ड अर्निंग का मतलब है वो अर्निंग जो आपने अपने पास रिटेन करके रखी है अभी। सही है, सही है बच्चों, रिटेन करके रखी है, सही है, जो जमा रखी है आपने अपने पास। आफ्टर डिडक्शन ऑफ डिविडेंड, आफ्टर डिडक्शन ऑफ
जो हमारे पास अमाउंट पड़ी है मेरे चांद उसे कहते हैं जी। अब जरा सुनना, अब इसे हमने ट्रांसफर करना है कहाँ बोलो, रिटेन्ड अर्निंग में। अब इसमें दो सिनेरियोज हैं, कितने हैं, दो। ट्रांसफर ऑन ईयरली बेसिस, ट्रांसफर क्या ऑन सेम एज बोले शाबाश, जैसे डेप्रीसिएशन हर साल चार्ज नहीं करते, हर साल आप क्या एंट्री करें, बोले हर साल एंट्री करें क्या भला, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन अर्निंग्स मेरे चांद बोले क्रेडिट। ओके सर, ठीक है, हर साल की एंट्री करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जी, फॉर एग्जाम्पल मेरे चांद जी, मैं कहता हूं जी सरप्लस है 20 रुपीज का, कितने का, 10 इस साल 10 इस साल, ये है जी ईयर 1। ईयर 2 में आए, फिर क्या करेंगे आप, ठीक है, नहीं समझ आई, ठीक है चांद। हर साल आपने, स्टैंडर्ड कहता है जो सरप्लस आया हर साल कहाँ ट्रांसफर करना है, रिटेन्ड अर्निंग्स में। क्यों करना, मैं रीजन बताता हूं, अभी ट्रीटमेंट सीख लें। हर साल आपने क्या करना है, बोले रिटेन्ड अर्निंग्स में इसे ट्रांसफर करना है। क्या करना है, क्यों करना, भी रीजन बताता हूं। और दूसरी अप्रोच ये है, आपने ईयरली बेसिस पर ट्रांसफर नहीं करना, बल्कि जब एसेट क्या होगा, डिस्पोज ऑफ, क्या होगा, वो दूसरे साल के एंड पे हो जाए या तीसरे साल के एंड पे हो जाए, आपने हर साल नहीं काम करना, आपने एक ही दफा इसे क्या करना है बच्चों, बोलो ट्रांसफर करना है। कहाँ, रिवैल्यूएशन सरप्लस कितने का था, 20 का, सरप्लस एक ही दफा डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग्स एक ही दफा बोले शाबाश क्रेडिट, ठीक है। अभी क्यों करना है, मैं अभी लॉजिक देता हूं आपको, ये F3 का टॉपिक है वैसे। इधर देखें, इधर प्यारे भाई ये गौर से सुनना, सरप्लस आ गया हमारे क्वेश्चन में तो 450 का है ना, वो तो ज्यादा है, छोड़े उसे। मैं कहता हूं लेट्स से 20 का आया, कितने का आया बच्चों, सरप्लस, रिवैल्यूएशन सरप्लस आया डॉलर कितने का, 20 का। बच्चों 2 साल हैं हमारे पास, कितने साल हैं, स्टैंडर्ड कहता है आपने इसको ट्रांसफर करना है कहाँ, ये देखें इधर बच्चों, ये एंट्री की ना आपने, ये 50 सरप्लस डेबिट, क्रेडिट किसे करेंगे, रिटेन्ड अर्निंग को, किसे करेंगे, क्यों करेंगे, वजह बताता हूं। या तो ईयरली बेसिस पे करेंगे जिस तरह डेप्रीसिएशन है, और या फिर नहीं करेंगे बल्कि वेट करें, क्या करें बच्चों, जब एसेट डिस्पोज होगा तब एक ही दफा कहां ले जाएं, बोले शाबाश रिटेन्ड अर्निंग में। क्यों, अब क्यों पे कर लें बात, पहले बताइए, 2 अप्रोचेस समझ आई आपको, 2 अप्रोचेस हैं, कितनी अप्रोचेस हैं बच्चों, या तो हर साल करें या फिर एक ही दफा डिस्पोज करें। अब प्लीज देखना, गौर से सुनना, जरा गौर से सुनना, ट्रांसफर करना ही क्यों है, ये देखें बच्चों, जब सरप्लस आया, जब क्या आया बोलो, सरप्लस, तो भाई आपने इस सरप्लस को क्या कहा, अनरियलाइज गेन। क्या हमने इसे प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड किया, नहीं, लेकिन रीवैल्यूएशन सरप्लस आने की वजह से हमारी बुक वैल्यू क्या हो गई है, इंक्रीज, रिवाइज बुक वैल्यू इंक्रीज। जब बुक वैल्यू रिवाइज होकर इंक्रीज हुई तो डेप्रीसिएशन क्या हो गई है, सरप्लस के आने की वजह से। बच्चे सरप्लस को तो प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन सरप्लस के आने की वजह से प्रॉफिट एंड लॉस में नुकसान हुआ। क्या नुकसान हुआ, डेप्रीसिएशन ज्यादा चार्ज की, डेप्रीसिएशन क्या की। तो भाई जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कहते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कहते हैं यार इस रिवैल्यूएशन ने तो हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, हमारा तो नुकसान हो गया। क्या हो गया, क्यों नुकसान हुआ बोला, वो कहते हैं सरप्लस को आप प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करने नहीं दे रहे, उल्टा डेप्रीसिएशन आपने ज्यादा रिकॉर्ड कर ली है। जब आप डेप्रीसिएशन ज्यादा रिकॉर्ड करेंगे तो ऑब्वियसली बच्चे प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा, कम। और इस प्रॉफिट ने कहाँ जाना है, अभी मैंने वो 3 साल बना के दिखाए, इस प्रॉफिट ने कहाँ जाना है, कैपिटल। वो इंडिविजुअल का केस में होता है, कंपनी के केस में रिटेन्ड अर्निंग होती है। क्या होती है, नॉर्मली रिटेन्ड अर्निंग का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, अलग अकाउंट बनता है प्रॉफिट्स का, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का। अगर बच्चों आपका प्रॉफिट कम है तो ऑब्वियसली रिटेन्ड अर्निंग भी क्या होगी, बोलो कम। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना जी। तो ये तो हो गया नुकसान, क्या हो गया मेरे चांद, बोलो शाबाश, नुकसान। अब ये प्लीज देखना, ये चेक करना जरा, आप पूरा लॉजिक से समझाता हूं आपको, जरा ट्रीटमेंट समझ आ गया क्या करना है। ईयरली बेसिस पे आपने इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन जो है उसे रिटेन्ड अर्निंग में फेंकना, सरप्लस डेबिट, अगर सरप्लस है तो सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग, क्रेडिट, हर साल ये काम करना।
और अगर पॉलिसी है कि हर साल नहीं, डिस्पोजल के वक्त करना, तो फिर एक ही दफा जितना सरप्लस है, सरप्लस डेबिट और रिटेन अर्निंग, मिसाल के तौर पे हमारे क्वेश्चन में सरप्लस है 450, ईयरली बेसिस पे करेंगे तो 9 साल है पीछे, 50-50-50-50। और अगर ईयरली बेसिस वाली ये अप्रोच नहीं है, ये पॉलिसी है, जैसे एंटिटी का दिल करता, मैनेजमेंट का स्टैंडर्ड ने अलाउ किया, तो फिर एक ही दफा जब एसेट डिस्पोज होगा, जब भी हुआ 450 से सरप्लस डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट एंड रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट। ये ट्रीटमेंट समझ आ गया क्यों करना है? आओ बच्चों इधर आओ, समझाते हैं आपको। ये देखें बच्चों, ये कितने से बुक वैल्यू, इसे मैं कहता होता हूँ बच्चों, आप बच्चों को समझाने के लिए मैं कहता हूँ, ये होती है रिवाइज बुक वैल्यू। ये क्या हो गई है? बुक वैल्यू रिवाइज। बुक वैल्यू क्या हो गई है? बोलने रिवाइज। रिवाइज होके इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? इंक्रीज हुई ना। जब बुक वैल्यू इंक्रीज हुई मेरे चांद, रीवैल्यूएशन सरप्लस आया, जिसकी वजह से भाई हमारी बुक वैल्यू क्या होगी? है बोलो, रिवाइज होके हुई इंक्रीज। जब मेरे चांद इंक्रीज हुई तो डेप्रिसिएशन क्या हुई? जब डेप्रिसिएशन इंक्रीज हुई तो मेरे चांद इधर देखो, प्रॉफिट बताओ क्या हुआ? शाबाश। ओहो, जी प्रॉफिट क्या हो गया? बोले जब आपका मेरे चांद प्रॉफिट कम होगा तो नेट एसेट्स ना, कैपिटल, नेट एसेट, इक्विटी, जी मैं कहता हूं जी रिटेन अर्निंग्स क्या होगी? बोलो कम हुई ना। तो आप मुझे बताइए, ये तो फायदे की बजाय नुकसान हो गया। हमें तो क्या फायदा हुआ सरप्लस को रिकॉर्ड करने का? इधर नुकसान नहीं हो गया। अब प्यारे भाई, जब अगर मैं एंट्रीज करके समझाऊं तो अल्टीमेटली रिटेन अर्निंग क्या होगी है इस टाइम? 50 से कम हुई है। कितने से? इस साल ना, डेप्रिसिएशन तो ज्यादा रिकॉर्ड कर दी। अब इसका अफेक्ट कैंसिल करने के लिए आप उतने से ही रिटेन अर्निंग को क्या करोगे? बोलो शाबाश। क्या करोगे? बोलो शाबाश। बढ़ाओगे। क्या करोगे? बोलो। अच्छा, ये रिटेन अर्निंग कम होगी, ये नहीं मैं लिख रहा वरना वो अफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। रिटेन अर्निंग क्या होगी? बोलो शाबाश, कम। तो बच्चों आप उतने से ही क्या करोगे? बोलो इसको इंक्रीज करोगे। समझ आई? लॉजिक समझ आई क्यों करना है? क्लियर है बच्चों लॉजिक्स? ठीक है मेरे चांद, डेप्रिसिएशन ज्यादा, ये देखो पूरी मैंने स्ट्रीमलाइन समझाई आपको। सरप्लस ज्यादा हुआ, बुक वैल्यू ज्यादा, बुक वैल्यू ज्यादा तो डेप्रिसिएशन ज्यादा, डेप्रिसिएशन ज्यादा तो प्रॉफिट कम, प्रॉफिट कम तो रिटेन अर्निंग, कैपिटल, जो भी आप कहते हैं जी। ठीक है बच्चों, रिटेन अर्निंग्स मेरे चांद कम हो गई तो ये नुकसान हो गया ना। उतने से ही प्यारे दोस्तों रिटेन अर्निंग को क्या करो? बढ़ाओ। अब समझ आया सरप्लस डेबिट करके रिटेन अर्निंग को क्यों बढ़ाना है? एग्री मेरे चांद? ठीक है जी। ये था मेरे चांद एंट्री। इधर आए और इधर मैं क्या लिख दूंगा? अब बोलो ओके सर, डन सर। जितने से ज्यादा उतने से मेरे चांद से कर देना है। बोले ले सर, उम्मीद है बात समझ गए। वर्किंग नंबर 1 का रेफरेंस देना है, दे देंगे इंशाल्लाह। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क में करने के लिए, ये 53 वाला सेम डिटो कॉपी क्वेश्चन है। ये देखो इधर आपने क्या करना है? एंट्रीज करनी है और क्या करना है बच्चों? बस वर्किंग करनी है, एंट्रीज करनी है। ये काट दें बच्चों, एंट्रीज करनी है और क्या करना है बच्चों? जी 15, 16 और 17, 3 सालों की। ये देखें बच्चों, ये चेक करें, ये है ना, ये नंबरिंग में मसला आ गया। ये आपके पास है ना ये क्वेश्चन? है ना? है? ये क्वेश्चन क्यों नहीं है आपके पास? ये मुझे दिखाएं। है ना बेटा? और बेवकूफो है तो सही। अभी जो हमने क्वेश्चन किया ये कौन सा है? ये नहीं है, मैंने कॉपी नहीं किया, मैं भूल गया हूँ। आप इसकी पिक ले लें, आप इस क्वेश्चन की पिक ले लो, इस क्वेश्चन की पिक लें। ये ना डिट्टो कॉपी क्वेश्चन है। क्या है भाई? ये करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी मजीद। डिट्टो कॉपी क्वेश्चन है, डिटो कॉपी। क्या जी? कॉस्ट 800 है, लाइफ कितनी है बच्चों? 20। रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है? 1000। कितनी है बच्चों? अब देखना 2 साल के बाद रिवैल्यूएशन है। कितने सालों के बाद?
तो आप क्या करेंगे वर्किंग में, कॉस्ट लिखेंगे, 2 सालों की डेप्रिसिएशन कितनी बनेगी, 800 डिवाइड बाई 20, 40 बना ना, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दीजिएगा, तो 2 साल के कितनी बनी 80, सही है। बुक वैल्यू आ जाएगी 720। इसका कंपैरिजन करेंगे किससे बच्चों, 1000 से, कर लेंगे, कर लोगे, सही है जी। तो भाई ये सरप्लस कितने का आएगा, 280 का, एसेट डेबिट, प्लांट डेबिट और सरप्लस क्रेडिट, ओके ठीक है ना जी। भाई तो फिर देखें, फिर जरा सुनिएगा गौर से बात भाई, फिर देखना, अब 2 साल गुजर गए, अब आपने डिवाइड करना है किससे, 1000 डिवाइडेड बाई 20, इससे तो नहीं कर सकते ना, शाबाश, 2 दफा डेप्रीशिएट कर लिया, डिवाइड बाई कितना 18। और बच्चों आपने assumption लेनी है कि कंपनी की पॉलिसी क्या है, रिवैल्यूएशन सरप्लस को हर साल रिटेन अर्निंग में लेके जाना, तो सरप्लस कितने का है 280, भाई 2 साल की डेप्रिसिएशन 80 हुई ना, तो प्यारे दोस्तों इधर देखें, अब सरप्लस कितने का है 280, 280 डिवाइड बाई सेम हुई 18, सही है जी। तो कितना बना सरप्लस, जरा सरप्लस कितने से कम होगा जरा देखें, 280 डिवाइड बाई, मैं करवा दूंगा कल ये क्वेश्चन, 280 डिवाइड बाई बोलें 18, देखेंगे जरा कितना आता है, जी। तो एंट्री क्या बनी, सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट। और अगर कंपनी की पॉलिसी है कि सरप्लस को बोलें, सरप्लस को ईयरली बेसिस पर ट्रांसफर नहीं करना रिटेन अर्निंग में, बल्कि एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल करें, तो फिर 280 का सरप्लस है, पड़ा रहे, जब एसेट डिस्पोज होगा, वंस बच्चों एक ही एंट्री करेंगे तो सही ट्रांसफर, वो तो मैंने आपको लॉजिक से क्लियर कर दिया। फिर आप करेंगे रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट, ओके सर ठीक है। अब एक छोटी सी बात मैंने आपको और बतानी है, रिवैल्यूएशन खत्म नहीं हुई अभी, ठीक है जी प्यारे भाई, छोटी सी बात मैंने आपको बतानी, वो OCI वाली ना, वो कुछ बच्चों को कंफ्यूज करेगी, यार वो पता नहीं किस ब्लॉक का नाम है, ये चेक करो जरा, ये कल मैंने एक क्वेश्चन करवाया था बच्चों को, ये देखें, ये प्रॉफिट एंड लॉस है जी, ये प्रॉफिट एंड लॉस बना सारा, सही है जी, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये इस तरह, ये हम भी बना लेंगे इंशाल्लाह, परेशान नहीं होना। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, क्या आ गया इसमें ना आप, ये आ गया प्रॉफिट। अब बच्चों वो वाली इनकम जो अनरियलाइज है, OCI याद है अभी मैंने आपको बताया, ये रिवैल्यूएशन सरप्लस R.S, इसमें करेंगे ऐड, क्या करेंगे, अब आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम, ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रियलाइज प्रॉफिट। इसने किस कॉलम में जाके ऐड होना होता है, SOFP में, रिटेन अर्निंग्स में, ये रिटेन अर्निंग को बढ़ाता है और ये सरप्लस को बढ़ाता है, किसको, जिस तरह अभी आपने चेंजेस इन इक्विटी F3 में पढ़ा होगा ना जी, ये बढ़ाएगा किसको, रिवैल्यूएशन सरप्लस को, ये चेक करो जरा जाके, अभी आपको सारी बातें तो शायद समझ ना आए। ये देखें रिटेन अर्निंग, ये शुरू वाली थी, हमारे साल का प्रॉफिट कितना था, बोले 566, कितना था बच्चों बोलो, बात समझ आई बच्चों, ये इधर, और रिवैल्यूएशन सरप्लस बच्चों ये कहाँ जाके, ये इसका अलग कॉलम बनेगा SOFP में, ये 240 का है ना, ये इधर आ गया बच्चों, डन। ये -200 का, ये कौन सा, मैंने आपको समझाया क्या, ये हमारा सवाल ही नहीं है, मैं तो बस काम की बात बता रहा हूँ। ये जो प्रॉफिट है ये वाला, ये कहाँ जाके ऐड होता है, रिटेन अर्निंग में, रिटेन अर्निंग में रियलाइज प्रॉफिट आते हैं, और OCI वाली चीजें कहाँ आती हैं बच्चों, ये अपना बस रिवैल्यूएशन सरप्लस का अलग कॉलम, डन। मिक्स नहीं करना वरना मिक्स हो जाएगा। जो बच्चे कहते हैं ना सर 806, ये 806 को रिटेन अर्निंग में नहीं लेके जा सकता, क्यों नहीं लेके जा सकता, इसमें अनरियलाइज वाला पोर्शन है, जो अनरियलाइज है IAS 16 की वजह से जो अनरियलाइज है वो कहाँ जाएगा, वो मेरे चांद OCI में जाएगा, ओके सर बेहतरी हुई। चले इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह मजीद इसकी रिवैल्यूएशन की प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, अभी फिलहाल इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।